नमस्कार, मेरा नाम रीना रानी है। आज हम डाटा कलेक्शन की जो मेथड है जिसमें ऑब्जर्वेशन मेथड के बारे में हम पढ़ेंगे कि हमें हमारी रिसर्च में जो है डाटा कलेक्शन के लिए किन किन साधनों की आवश्यकता पड़ती है। ऑब्जर्वेशन एक पद्धति है जिसके द्वारा हम जो है डाटा कलेक्शन कर सकते हैं, उसके बारे में हम आज जानने की कोशिश करेंगे। तो हम सबसे पहले निर्देशिका देखेंगे कि आज हम किन किन टॉपिक्स को कवर करेंगे। इसमें सबसे पहले है ऑब्जर्वेशन का जो अर्थ एवं इसकी परिभाषा है, उसके बाद इसके प्रकार है, उसके बाद इसके दोष, उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा सामग्री का वर्गीकरण एवं विश्लेषण, उसके बाद है प्रबंध लेखन। जो है हम आज इस सब के बारे में जानेंगे। प्रबंध लेखन यानी कि थीसिस राइटिंग जो है जो होती है उसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। तो हम सबसे पहले इसके अर्थ को ले ऑब्जर्वेशन के बारे में जानें तो इसको हम ऑब्जर्वेशन यानी कि अवलोकन। अवलोकन शब्द अंग्रेजी भाषा के ऑब्जर्वेशन शब्द का पर्यायवाची है। अवलोकन का अर्थ होता है देखना, प्रेक्षण करना, निरीक्षण करना, किसी चीज़ को अच्छी तरह से जांच पड़ताल करना उसके बारे में। यह ऑब्जर्व शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है कि हम किसी की परीक्षा करें, किसी की ओर ध्यान दें, अधिक अच्छी तरह से उसका जो है निरीक्षण करें, उसकी जांच करें, अनुष्ठान करना आदि। इसका सीधा जो संबंध होता है वो हमारी आंखों से होता है। शोध के कुछ ऐसे विषय हैं जिनकी सामग्री प्रत्यक्ष देखने पर अधिक विश्वसनीय समझी जा सकती है। यानी कि शोध में कुछ ऐसे विषय है जिस एरिया पे हमें रिसर्च करनी है उसके बारे में जानने के लिए जो उनकी सामग्री है या फिर जो हमारा डाटा है या फिर जो हमें जिन जो फैक्ट या जो तथ्य होते हैं उनको इकट्ठा करना है, उनको जो है देखने के बाद जो है अधिक जो है विश्वसनीय लगती है। समाजशास्त्र, भूतत्व विज्ञान, व्यवहारिक भाषा विज्ञान, लोक साहित्य आदि से संबंध विषयों में पुस्तकीय ज्ञान की अपेक्षा चालक ज्ञान की उपयोगिता असंदिग्ध है। प्रेक्षण पद्धति को हम चक्षु पद्धति भी कहते हैं, यानी कि यह हमारी आंखों से संबंधित होती है, इसलिए इसे हम चक्षु पद्धति कहते हैं क्योंकि इसमें चक्षु का माध्यम प्रमुख है। किसी जाति या संप्रदाय के सामाजिक जीवन का अध्ययन प्रश्नावली पद्धति से सम्यक रीति से नहीं किया जा सकता। यानी कि जो है हमें किसी बड़े समुदाय का या जाति का अध्ययन करना है तो हम प्रश्नावली के माध्यम से जो है उसका अच्छी तरह से निरीक्षण नहीं कर सकते। तो शोधार्थी को समाज के अनुसंधेय अंग के साथ प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित करने पड़ते हैं। यानी कि जो है प्रत्यक्ष रूप से जो हमारे शोधार्थी को लोगों के बीच में जाना पड़ता है और उनके साथ इंटरेक्शन करना पड़ता है या फिर उन लोगों के साथ जो है उनके कार्य का सहभागी बनना पड़ता है। प्रेक्षण के दो प्रकार होते हैं। प्रकार से पहले हम जो है इसकी परिभाषा देखने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले इनकी परिभाषा दी है प्रोफेसर C.A. मेजर ने कि अवलोकन को सुंदर ढंग की वैज्ञानिक जांच पड़ताल की पद्धति कहा जा सकता है। यानी कि जो C.A. मेजर है उन्होंने अवलोकन को वैज्ञानिक जांच पड़ताल की पद्धति कहा है। उसके बाद है गुड्डे एवं होट के अनुसार कि विज्ञान का प्रारंभ अवलोकन से होता है। यानी कि हम विज्ञान जो साइंस हम पढ़ते हैं या फिर जो हम रिसर्च करते हैं उसका जो प्रारंभ है वो अवलोकन से होता है तथा इसकी पुष्टि के लिए अवलोकन में ही लौटना पड़ता है। यानी कि उसका प्रारंभ भी अवलोकन से होता है और जब हमें उसकी पुष्टि करनी होती है तभी हमें अवलोकन की तरफ ही जो है लौटना पड़ता है। उसके बाद है पालिन यंग ने दी है कि अवलोकन एक व्यवस्थित तथा जानबूझकर नेत्रों में किया जाने वाला निरीक्षण है। यानी कि जो जानबूझकर देखना, किसी चीज़ को अच्छी तरह से निरीक्षण करना, ये चीज़ें हैं जिसके अंतर्गत हम स्वतः घटित होने वाली घटनाओं को उसी प्रकार देखते समझते हैं जिस रूप में वे होती है। यानी कि ऑब्जर्वेशन में हम उन्हीं चीज़ों को देखते हैं या उनका वर्णन करते हैं जो जिस प्रकार से घटित हो रही है। हम जो है उसको बिल्कुल भी उसमें चेंज नहीं करते हैं। इस प्रकार से जो है हम इसके जो परिभाषाएं देखते हैं। यानी कि ये विज्ञान से संबंधित है, यह एक वैज्ञानिक जांच पड़ताल की पद्धति है या फिर इसमें नेत्रों का प्रयोग किया जाता है, इसमें घटनाओं को बदला नहीं जाता या फिर
उसके बाद ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार हम देखें तो घटनाओं को उसी प्रकार देखना और वर्णन करना जिस प्रकार वे में कार्य कारण और पारस्परिक संबंधों के अनुसार स्वाभाविक रूप से घटित हो रही है। यानी कि ये इसमें भी यही बात दी गई है कि जिस प्रकार से वे घटित हो रही है बिल्कुल उसी रूप में उनको देखना जो है अवलोकन पद्धति में आता है, जो है अवलोकन का अर्थ या प्रेक्षण का अर्थ हम लगाते हैं। उसके बाद है शोध के कुछ विषय ऐसे हैं जिसमें हम प्रत्यक्ष रूप से देखते हैं, उन जो है उनकी सामग्री को हमें प्रत्यक्ष रूप से देखना पड़ता है, या फिर हमें किसी एक बड़े लेवल पर जो है प्रश्नावली के माध्यम से हम रिसर्च का कार्य नहीं, इसलिए हमारे जो शोधकर्ता को है समाज के बीच में जाना पड़ता है, उनके कार्यों का जो है सहभागी बनना पड़ता है। उसके बाद प्रेक्षण के दो अर्थ होते हैं। प्रेक्षण के दो जो प्रकार हैं उनमें हम अनियंत्रित और नियंत्रित जो है इसके प्रकारों को पढ़ते हैं। नियंत्रित के भी दो प्रकार होते हैं, नियंत्रित के दो प्रकार नहीं 3 प्रकार होते हैं, जिसमें से एक होता है सहभागी अवलोकन, यानी कि जिसमें सहभागी जो हमारा जो शोधकर्ता होता है वो सहभागी बनता है। दूसरा होता है असहभागी जो अवलोकन होता है, जिसमें हमारा जो शोधकर्ता है वो उसका जो है जिन लोगों का उसे अवलोकन करना है या जिस चीज़ का अवलोकन करना उसमें वो सहयोग नहीं करता। तीसरा होता है इसका अर्ध सहभागी, यानी कि आधा तो मतलब उन्हीं चीज़ों से कनेक्ट रहना उसका ज़रूरी होता है जो उसके लिए ज़रूरी है। उसके बाद है हमारा नियंत्रित अवलोकन। नियंत्रित अवलोकन में घटना पर नियंत्रण होता है, एक तो जो शोधकर्ता होता है उसका, और उसके बाद जो है जो अवलोकन करता है उस पर भी जो है नियंत्रण लागू होता है। उसके बाद एक समूह अवलोकन भी होता है जिसे कई लोग जो है मिलकर अवलोकन करते हैं। इसमें हम सबसे पहले अनियंत्रित अवलोकन को देखें तो इसके 2 प्रकार हैं, जिसमें एक में शोधार्थी जो है समाज के बीच रहकर उसके जो कार्य जो क्रियाकलाप है उनका संभोगी बनता है, यानी कि ये हमारा जो है सहभागी अवलोकन हो गया। उसके बाद दूसरा जो प्रकार है उसमें जो शोधकर्ता होता है वो जो लोगों के कार्यकलाप में सहभागी नहीं बनता, इसमें जो है असहभागी अवलोकन या फिर जो है प्रेक्षण आता है। उसके बाद जो हमारा समूह जो अवलोकन आता है उसकी डेफिनेशन हम देखेंगे। यह समाज के व्यक्तियों के रहन सहन आदि का तटस्थ भाव से अध्ययन करता है। नहीं मतलब कि इसमें जो है हम देखते हैं सहभागी जो अवलोकन है उसमें जो तटस्थ भाव से जो है हमारा शोधकर्ता रहता है। पर इससे एक क्वेश्चन जो है एक प्रश्न उभर कर आता है कि क्या यह ठीक है कि जो है हम समाज के बीच में रहते हैं और हम उसका अंग ना बन पाएँ, क्या ये बात ठीक है? तो इसके लिए कहावत है कि जो है काजर की कोठरी में केती हूँ सियानो जाए, यानी कि काजल की जो कोठरी होती है उसमें कितना भी विद्वान जो है वो चला जाए पर एक लीक काजल को लागी पे लागी है, यानी कि जो है उस पर एक लीक तो जो है काजल की लग ही जाती है। उसके बाद है नियंत्रित जो प्रेक्षण होता है हमारा, नियंत्रित जो प्रेक्षण है उसको जो योजनाबद्ध जो है वो माना जाता है। इस अवलोकन पद्धति में जो है इस जो शोधकर्ता को है चीज़ें व्यवस्थित करके रखा जाता है, इस प्रकार से हमें इसे एक व्यवस्थित जो है प्रेक्षण भी कह सकते हैं। तो प्रेक्षक सामाजिक घटनाओं में से उन्हीं तक खुद को सीमित रखता है जिनके विषय में या जिनका उसके विषय से संबंध है। वह अनुसूची तैयार करता है, उसमें निरीक्षित तथ्यों को दर्ज करता है। अनुसूची में दर्ज करने के अतिरिक्त डायरी का भी वो प्रयोग कर सकता है। विशिष्टतः वस्तु को फोटो, फिल्म, टेप रिकॉर्डर आदि के माध्यम से संचित कर सकता है और वो करता है। यानी कि हम देखें तो जो अवलोकन है इसमें सामाजिक घटना और अवलोकनकर्ता जो है दोनों पर नियंत्रण रहता है। इसमें अनुसंधानकर्ता जो होता है हमारा अध्ययन की प्रक्रिया में परिवर्तन कर सकता है, साथ ही वह अध्ययन के विषय को भी परिवर्तित कर सकता है, यानी कि जो अध्ययन का विषय होता है उस पर भी जो है वो अपना जो उसको परिवर्तित कर सकता है। नियंत्रित अवलोकन में कुछ विशेषताएं हैं जिनको हम देखेंगे। इसमें अवलोकन की जाने वाली विषय वस्तु को स्पष्ट रूप से परिभाषित कर दिया जाता है, यानी कि जो जिस चीज़ पर हमें नियंत्रण करना है
उस चीज़ को हम पहले से जान लेते हैं और उसके बाद उसका अवलोकन करते हैं, यानी कि वह जो हमारा जो विषय वस्तु होती है वो स्पष्ट होती है। उसके बाद है अवलोकन के लिए कौन सी सामग्री का उपयोग करना है, इसका भी चुनाव कर लिया जाता है। परिशुद्धता के लिए मशीनों आदि का उपयोग किया जाता है, कैमरा, टेप रिकॉर्डर, अनुसूची आदि और आवश्यक सूचियों को लिख लिया जाता है। और इसके बाद है कि अवलोकन की इकाइयाँ होती हैं। इकाइयों को कुछ चीज़ें जो है प्रभावित कर सकती है। उसमें से एक स्थान के आधार पे हो सकता है कि शोधकर्ता कैसे स्थान पर गया हुआ है, दूसरा समय के आधार पर हो सकता है, तीसरा व्यक्ति के आधार पर हो सकता है कि हमारे शोधकर्ता को किस किस प्रकार के जो है व्यक्तियों से सामना हो रहा है या किस प्रकार से वो अपना जो है निरीक्षण जो है कर पा रहा है या प्रेक्षण कर पा रहा है। सामाजिक जो सर्वे है शोध कार्य में कभी एक व्यक्ति तो कभी एक से अधिक व्यक्ति हो सकते हैं, यानी कि इसको हम जो है सामूहिक अवलोकन बोल सकते हैं। इससे तथ्य अधिक प्रमाणिक होते हैं। जब एक से अधिक शोधकर्ता किसी जो है टॉपिक पर कार्य कर रहे हो या फिर जो है किसी घटना का जो है अवलोकन कर रहे हो, तो जो उसके निष्कर्ष आते हैं वो अधिक प्रमाणिक होते हैं। एक व्यक्ति निरीक्षण करता है तो उसमें आत्मपरख यानी सब्जेक्टिव हो सकता है, यानी कि उसमें थोड़ा सा पूर्वग्रह जैसी कुछ चीज़ें आ सकती हैं। परिमाणतः निष्कर्ष में उसका अपना दृष्टिकोण झलक सकता है। सामूहिक निरीक्षण के निष्कर्षों का तुलनात्मक परीक्षण किया जाता है, यानी कि जो है उन लोगों के मतलब जो अलग अलग जो अवलोकनकर्ता होते हैं उनके जो निष्कर्ष होते हैं उनका तुलनात्मक परीक्षण किया जाता है और उसके बाद है जो निष्कर्ष बहुमान्य पाया जाता है उसको अंतिम रूप दे दिया जाता है। इसी प्रकार से जो है हम नियंत्रण अवलोकन जो होता है या प्रेक्षण जो होता है उसमें जो शोधकर्ता जो होता है वो घटना पर जो है पूरी तरह से नियंत्रण रखता है। इसे सामाजिक प्रयोग की पद्धति के रूप में कहा जा सकता है, क्योंकि जिस प्रकार से भौतिक शास्त्री जो है घटनाओं का प्रयोग है वो प्रयोगशाला में करते हैं, उसी प्रकार से जो समाज शास्त्री हमारे होते हैं वो घटनाओं का प्रयोग जो है समाज के बीच में आकर उसे एक प्रयोगशाला के रूप में प्रयोग करते हैं। इस पद्धति के अनुसार सामाजिक जो घटनाओं को एक निश्चित दिशा में रखकर उसका अध्ययन किया जाता है, यानी कि जो समाज में जो घटनाएं होती है जो नियंत्रित करके किया जाता है तो उसको एक निश्चित दशा दे दी जाती है, जिसके अनुसार सामाजिक जो घटनाएं हैं कृत्रिम रूप से भी घटित की जाती है कई बार से और उनका प्रयोग किया जाता है। घटनाओं पर नियंत्रण रखने के लिए जो है हमारे जो शोधकर्ता है उनको बहुत ज़्यादा मेहनत भी जो है करनी पड़ती है। नियंत्रित जो परीक्षण होता है उसमें अवलोकनकर्ता पर नियंत्रण होते हैं। इसमें अवलोकनकर्ता पर जो साधनों के द्वारा जो नियंत्रण लगाए जाते हैं उनको हम देखेंगे, जिसमें से कि अवलोकन की विस्तृत योजना बनाकर जो है क्षेत्र के बारे में विस्तृत नोट तैयार करना जो शोधकर्ता की जो है जिम्मेवारी होती है। उसके बाद होता है कि अनुसूची और प्रभाव का प्रयोग किया जाता है शोधकर्ता के द्वारा। मानचित्र वगैरह जो होते हैं उनका प्रयोग किया जाता है। शोधकर्ता यह भी निश्चित कर सकता है कि समुदाय में कि कितने और किस प्रकार के लिए जो है लोगों से बातचीत करनी है या फिर किस प्रकार के फ़ोटो लिए जाने हैं। इन सब चीज़ों पर भी जो है अवलोकनकर्ता या जो प्रेक्षणकर्ता जो होता है, प्रेक्षक जो होता है हमारा, उसका नियंत्रण रहता है। अगर हम सामूहिक जो निरीक्षण है उसकी बात करें तो निष्कर्षों का तुलनात्मक जो परीक्षण तो होता है और जो बहुमान्य पाया जाता है उसे हम जो है हमारा जो मतलब कि फाइनल जो हमारा निष्कर्ष होता है, कंक्लूजन होता है, उसे मान लेते हैं, उसे अंतिम रूप दे दिया जाता है। उसके बाद है कि अगर किसी जीवित भाषा के अध्ययन में प्रेक्षण पद्धति का अच्छा प्रयोग हो सकता है तो ग्रंथों से भाषा का अध्ययन जो है जो दोषपूर्ण भी हो सकता है। अगर जैसे कोई जीवित भाषा यानी कि जिस भाषा का अब चलन है उस चीज़ का अच्छा प्रयोग हो सकता है, लेकिन जो ग्रंथ पीछे जो लिखे गए हैं उनका जो है अध्ययन जो है दोषपूर्ण हो सकता है। आँखों से वक्ता भाव भंगिमा और कानों से उसकी बोली सुन लेना जो है हमारा शोधकर्ता जो है भाषा के रूप में अगर हम किसी भाषा का जो है अध्ययन कर रहे हैं तो ग्रहण कर सकता है। भाषा के उच्चारण में होठों की किस प्रकार से जो है प्रक्रिया हो रही है या फिर विवृत या संवृत हो रहे हैं, इसका यह ज्ञान जो है प्रेक्षण द्वारा ले लिया जाता है। ऐसे ही हम जो है भाषा के बारे में जो है बातें या फिर जो है उसके बारे में उसका अध्ययन अच्छी तरह से या फिर जो उसका
प्रेक्षण है जो है एक प्रेक्षक अच्छी तरह से कर सकता है। उसके बाद हम इसके कोई जो है दोष देखें तो इसमें सबसे पहले आता है कि नेत्रों द्वारा तो होता है, हम उन्हीं जो वस्तुओं को देखने के उत्सुक रहते हैं जो हमें प्रिय लगते हैं, यानी कि जो चीज़ हमें अच्छी लगती है उन्हीं को हम देखने के आदी हो जाते हैं, लेकिन जो चीज़ें हमें प्रिय नहीं लगती उनको हम देख के भी अनदेखा कर देते हैं। यही हमारी प्रवृत्ति उन पर ठहरने नहीं देती। कहने का आशय है कि जो प्रेक्षण पद्धति होती है उसमें आत्मपरकता बाधा बनती है। प्रेक्षक के रूढ़ संस्कार उसके निरीक्षण परीक्षण को पराया वस्तुनिष्ठ नहीं रहने देते, यानी कि उसमें सब्जेक्टिविटी आ जाती है, उसमें पक्षपात जो हमारा है जो वो आ सकता है। उससे आगे हम देखें तो सामग्री का वर्गीकरण जो है हमारा दूसरा टॉपिक रहेगा। सामग्री का वर्गीकरण, जो हम सामग्री ले रहे हैं, जो हम इकट्ठा कर रहे हैं, उसका हम वर्गीकरण और विश्लेषण किस प्रकार से कर सकते हैं, यह चीज़ हम देखते हैं। शोध सामग्री एकत्रित हो जाने पर उसे व्यवस्थित रीति से संयोजित करने की आवश्यकता होती है। जैसे कि हम ऑब्जर्वेशन को ही देखें तो, या फिर प्रेक्षण को ही देखें तो जो है हमारी सामग्री इकट्ठी होने के बाद उसे हमें संयोजित करना पड़ता है, यानी कि उसे अच्छी तरह से व्यवस्थित करना पड़ता है। तथ्यों को सादृश्य या संबंध की दृष्टि से वर्गों में छांटने या कार्य वर्गीकरण कहलाता है, यानी जो तथ्य हम इकट्ठा करते हैं उनको सादृश्य से और उनके संबंध के माध्यम से जो है उन चीज़ों को छांटना पड़ता है और उनका वर्गीकरण करना पड़ता है। इसी चीज़ को जो है वर्गीकरण कहा जाता है, यानी चीज़ों को अलग अलग करना उनके संबंध और उनकी दृष्टि के हिसाब से ये वर्गीकरण कहलाता है। वर्गीकरण से प्रबंध को व्यवस्थित ढंग से लिखने में सहायता मिलती है, यानी कि तथ्यों का वर्गीकरण किया जाता है और उसके बाद जो है उनको देखा जाता है, उनको अच्छी तरह से रीड किया जाता है। तो उसके बाद जो हम थीसिस लिखते हैं, जो हमारा प्रबंध होता है, उसको व्यवस्थित ढंग से लिखने में हमें सहायता मिलती है, यानी कि जो है तथ्य हमें व्यवस्थित मिलते हैं। समान तथ्यों के आधार पर विश्लेषण तथा निष्कर्ष का कार्य आसान हो जाता है, यानी कि जो हमारे तथ्य होते हैं जो समान रूप से मिलते हैं, उनका विश्लेषण और उनका जो निष्कर्ष निकालना है वो जो है आसान होता है। उदाहरण के लिए हम डॉक्टर सत्येंद्र की भारतेंदु हरिश्चंद्र विशक जो है काव्य संबंधी परिकल्पना लेते हैं। तो इस परिकल्पना में वे कहते हैं कि उन्होंने जो पहले तथ्य सामग्री एकत्रित की है, फिर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय के अनुसार काव्य सामग्री का जो है मतलब लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय की जो काव्य के अनुसार जो है उनके तरीके से लेकर जो है काव्य की सामग्री का वो निम्न प्रकार से विभाजन करते हैं। सबसे पहले वो अपनी परिकल्पना बनाते हैं कि भारतेंदु का ब्रज काव्य जो है उनकी परिकल्पना रहेगी कि भारतेंदु ब्रज भाषा के कवि और संधि युग के कवि है, यानी कि वो ब्रज भाषा के भी कवि हुए और जो आदिकाल से जो रीतिकाल और आदिकाल के बीच का जो कुछ सालों का जो गैप होता है वो उस संधि काल के भी कवि है। इस चीज़ को वो जो है अपनी परिकल्पना में लेते हैं। इस प्रकार से वे कहते हैं कि भारतेंदु ब्रज भाषा के कवि और संधि युग के कवि है। इसे हम एक उदाहरण के रूप में लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले भारतेंदु का जो ब्रज काव्य है भारतेंदु का ब्रज काव्य, इनको इन्होंने बांटा है दो जो भाग हैं, उनमें मध्य युगमुखी और नवोन्मुखी। उसके बाद इन्होंने मध्य युगमुखी को भक्ति विषयक, रीतिशैली और अन्य, इन 3 रूपों में बांटा है और नवोन्मुखी को इन्होंने सिंगल यानी कि एकल छोड़ा है। उसके बाद इन्होंने भक्ति विषयक कविताओं के अध्ययन से उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला है कि वल्लभ संप्रदाय के अनुयायी थे। होली, राग संग्रह, वर्षा विनोद, विनय, प्रेम पचासा, प्रेम मल्लिका आदि में अनेक ऐसी रचनाएं मिलती है जो उन्हें अनन्य वैष्णव सिद्ध करती है। उन्होंने रचनाओं के माध्यम से यह निष्कर्ष निकाला है, यानी कि उन्होंने सबसे पहले उनकी रचनाएं इकट्ठी की, फिर उनको रीड किया, फिर उन्होंने जो है उस सामग्री का वर्गीकरण उन्होंने किया। जो है भारतेंदु का ब्रज का काव्य हो गया, फिर ब्रज के काव्य को भी उन्होंने 2 में बांटा है कि जो है भक्ति विषयक हो सकती है, रीति जो हो सकती है। उसके बाद रीति शैली को उन्होंने जैसे कि उन्होंने रीति शैली का वर्णन किया है कि रचनाओं को रीति शैली में
जो है उन्होंने प्रेम मल्लिका, प्रेम फुलवारी, वर्षा विनोद, मधु मकुल, प्रेम तरंग, प्रेम पलाप और होली की रचनाएं, ये सब छांटकर जो है निष्कर्ष निकाला है कि इनकी रीति शैली की जो रचनाएं हैं वे देव, घनानंद, ठाकुर बोधा, पद्माकर, आलम आदि की परिपाटी की हैं। इसमें प्रेम की स्वच्छंदता और नूतनता का आंतरिक भावनाओं से अभिव्यंजित किया है। उसके बाद है नवोन्मुखी रचनाओं के वर्गीकरण में अंग्रेजी राज के सुख साथ संबंधी गीत, विदेशियों द्वारा धन लूटना, भारत दुर्दशा को व्यक्त करने वाले विचार, नवोन्मुखी प्रवृत्ति प्रदर्शित करते हुए इन वर्गीकरणों से लेखक ने यह भी निष्कर्ष निकाला कि भारतेंदु ने यह सिद्ध किया है ब्रज भाषा न केवल मध्ययुगीन रीतिकालीन भावों की अभिव्यक्ति करने की क्षमता रखती है, प्रत्युत्तर वह आधुनिक भावों की अभिव्यक्ति भी करती है। इस प्रकार से जो है डॉक्टर सत्येंद्र ने भारतेंदु के जो काव्य है उनको अलग, काव्य की जो सामग्री है जो उन्होंने इकट्ठी की उसको अलग अलग भागों में बांटा है और इस प्रकार से उनको एक जो है व्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत किया है। इस प्रकार से हम विषयवार जो है हम इसका निष्कर्ष देखें तो विषयवार वर्गीकरण से चिंतन तथा निष्कर्ष के क्रम तथा स्पष्टता आ जाती है। यानी कि विषय की जो हम वर्गीकरण करते हैं उसे चिंतन तथा निष्कर्ष में कम जो है क्रम और स्पष्टता आती है, एक क्रम में लग जाती है और स्पष्ट रूप से हम उस चीज़ को देखते हैं। एक शोध प्रबंध में यह परिकल्पना की गई कि दक्षिण पथ में हिंदी जो प्रवेश का इतिहास है आर्यों के दक्षिण संपर्क का जो परिणाम है, यह हमें एक उदाहरण दे सकती है और यह स्थापना उस पूर्व स्थापना का खंडन करती है जिसके द्वारा यह निष्कर्ष निकाला गया था कि मुसलमानों के संचार के कारण दक्षिण पथ में हिंदी का प्रवेश हुआ है। शोधकर्ता ने अपनी परिकल्पना के आधार पर राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक आदि स्रोतों को जो है सामग्री का संकलन किया और फिर उन्होंने जो है इस चीज़ को बांट दिया है। इस प्रकार से जो है उन्होंने इस चीज़ को बांटा और उसका जो सामग्री का वर्गीकरण करके अपने तथ्यों को सही साबित करने की कोशिश की। तथ्यों के वर्गीकरण ने परिकल्पना के अनुरूप जो है हम उसके विश्लेषण और जो है निष्कर्ष निकालने में सहायता मिलती है। तथ्यों के वर्गीकरण से ही किस प्रकार विश्लेषण की प्रक्रिया निर्दिष्ट होती है या फिर किस प्रकार से निष्कर्ष तक पहुंचा जा सकता है, किस प्रकार से हम जो है हमारे जो है बीच में आने वाली समस्याएं हैं उनसे किस प्रकार से निपटा जा सकता है, ये सब चीज़ें हम देखते हैं। इसके बाद हम प्रबंध लेखन है जो उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इसका अर्थ लें तो यह वह दस्तावेज है जो किसी शोधार्थी द्वारा किए गए शोध को विधिवत प्रस्तुत करता है। यानी कि यह हमारी थीसिस होती है जिसमें हम हमारी रिसर्च के दौरान जो भी चीज़ें करते हैं वो इसमें एक विधिवत रूप से प्रस्तुत की जाती है कि जो कार्य हम लोगों ने किया है वो इसमें एक विधिवत जो व्यवस्थित रूप से दिया जाता है और शोध प्रबंध जो है ये हमारा कहलाता है। इसके आधार पर शोधार्थी को जो है डिग्री या व्यावसायिक सर्टिफिकेट वगैरह प्रदान की जाती है और जो हमारा शोध का जो कार्य किया हुआ होता है उसका विवरण इसमें होता है। शोधार्थी प्राय पूछा करते हैं कि प्रबंध लेखन की भी कोई वैज्ञानिक विधि है, यानी कि थीसिस लिखने के दौरान भी हम किसी वैज्ञानिक विधि का जो है प्रयोग कर सकते हैं। तो इसके उत्तर में कहा जा सकता है कि शोध का प्रत्येक भाग वैज्ञानिक विधि से ही लिखा जाता है। यानी हम शोध जब हम करते हैं तो उसमें वैज्ञानिकता का आना या जो है वैज्ञानिकता का होना बहुत ज़रूरी होता है। इस प्रकार से प्रबंध मुख्यतः 3 भागों में विभाजित होता है। पहला भाग भूमिका से संबंध रखता है, दूसरा विषय प्रतिपादन से और तीसरे में विषय का उपसंहार या फिर निष्कर्ष वगैरह जो है हम लिखते हैं, यानी कि उसका हम समापन करते हैं। उसके बाद है इसका सबसे पहले हम भूमिका भाग जो है उसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। भूमिका भाग को विषय से संबंधित होना चाहिए, अविच्छिन्न नहीं होना चाहिए। यानी कि जो हमारी भूमिका होती है उसको विषय से संबंधित होना चाहिए, विषय से भटका हुआ वह ना हो। बहुधा यह देखा गया है कि भूमिका अथवा प्रस्तावना अथवा पृष्ठभूमि, यानी कि हम इसे कई नामों से पुकार सकते हैं। इतने अधिक पृष्ठ पर
ले ली जाती है और असंबद्ध होती है कि विषय प्रतिपादन का भाग क्षीण हो जाता है। यानी कि हम जो भूमिका को इतना लंबा चौड़ा बनाकर लिख देते हैं कि या उसमें ले लेते हैं कि जो हमारा जो विषय जो होता है उसका जो भाग है वो छोटा रह जाता है, वो कम रह जाता है। भूमिका भाग का अनावश्यक विस्तार शोध प्रबंध में वितृष्णा पैदा करता है। यानी कि हमें भूमिका को बहुत ही अच्छे ढंग से और संक्षिप्त रूप में लिखना चाहिए। बहुत से प्रबंधों में लगभग प्रत्येक मानविकी का जो विषय होता है उसमें इसी प्रकार से किया जाता है कि जो है भूमिका को बहुत ज़्यादा लंबी खींच दी जाती है या फिर उसमें अनावश्यक चीज़ें जो हैं वो ले ली जाती हैं। भूमिका में शोधार्थी को सर्वप्रथम अपने विषय पर किए गए पूर्ववर्ती कार्यों का आलोचनात्मक सिंहावलोकन करना चाहिए और फिर अपने कार्य की उस दिशा का उल्लेख करना चाहिए जो अशोधित रह गई है। यानी कि भूमिका में सबसे पहले तो उन चीज़ों का विवरण दिया जाना चाहिए जो चीज़ें हम अपने पूर्ववर्ती कार्यों पूर्ववर्ती जो हमारे कार्य है वो हम कर चुके हैं, उसमें जो है उसका हमें उल्लेख करना चाहिए। उसके बाद जो है जो अशोधित रह गया है, जिस चीज़ की हम लोगों ने जो है जिसकी खोजबीन हमने नहीं की है, जिसका निरीक्षण नहीं किया है या फिर जिस चीज़ को हमने हमारी रिसर्च में नहीं किया है, उसके बाद उसका जो है उल्लेख करना चाहिए। उसके बाद जो है भूमिका से अवगत किया जा सकता है कि शोधार्थी जो है अपने शोध से विषय के क्षेत्र में ज्ञान की किस रूप में वृद्धि कर रहा है। यानी कि भूमिका से हमें पता चलता है कि जो शोधार्थी है किस प्रकार से अपने क्षेत्र में जो कार्य कर रहा है या फिर किस प्रकार से अपने जो है विषय है उस पर उसकी पकड़ है या ज्ञान है। दूसरे शब्दों में उसे अपने शोध कार्य के उद्देश्य को स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट करना चाहिए। यानी कि एक जो शोधार्थी होता है उसे अपने जो है जो अपने शोध कार्य के जो उद्देश्य होते हैं उसे स्पष्ट करना चाहिए। साथ में जो है उसके द्वारा जो सामग्री संचयन जो होता है, जो इकट्ठी की हुई है, उसे जो कठिनाइयाँ अनुभव हुई है उनका भी जो है विवरण दे सकता है कि किस प्रकार से प्रबंध में कमियां रह गई है या उन्हें अंकित कर लेना चाहिए। यानी कि हमारी थीसिस में किसी प्रकार की कमी रहती है तो हमें उसे अंकित कर लेना चाहिए। प्रबंध जिस विधि से प्रस्तुत किया जा रहा है उसका संकेत भी उसी भाग में दे देना आवश्यक होता है। उसके बाद रूपरेखा तैयार करते समय प्रबंध विषयवार अध्यायों में जो है पहले से ही विभक्त कर दिया जाना चाहिए। यानी कि जब हम उसकी रूपरेखा तैयार करते हैं तो जो उसके प्रबंध के जो विषय होते हैं उसको अध्याय में सबसे पहले हमें विभक्त कर लेना चाहिए। जो भूमिका का जो भाग जो है वो अनंतर जो प्रत्येक अध्याय को विषय क्रम में ले लिया जाए। यानी कि हम भूमिका के भाग को भी जो है अन्य विषय में ले सकते हैं, इस प्रकार से हमें करना चाहिए। उसके बाद है यदि आवश्यक समझा जाए तो रूपरेखा को क्रम से जो उसका जो क्रम होता है उसे हम परिवर्तित भी कर सकते हैं या फिर जो अध्याय होते हैं जो हमारी सामग्री होती है उसमें हम काट छाँट भी कर सकते हैं। कई बार एकत्रित की हुई संपूर्ण जो सामग्री होती है विषय प्रतिपादन में आवश्यकता की प्रतीति नहीं होती। ऐसी स्थिति में क्लेवर बढ़ाने से हमें बचना चाहिए। यानी कि हमें क्लेवर नहीं बढ़ाना चाहिए, जो है हमारे जो प्रबंध में है अनावश्यक चीज़ें नहीं लेनी चाहिए। उसके बाद है सामग्री एकत्रित करते समय यदि किसी जो विषय है जब हम सामग्री एकत्रित करते हैं उस समय जो है प्रत्येक विषय के जो कार्ड होते हैं, जो टिप लिए जाते हैं, उन्हें क्रमवार में एकत्रित कर लेना चाहिए। उसकी सहायता जो है हमें लेखन में मिलती है। यदि कार्ड के स्थान पर कॉपियों का प्रयोग किया गया हो या फिर
उन्हें विषय क्रम में जमा दिया गया हो तो इसका प्रयोग करना चाहिए। इस प्रकार से हम देखते हैं कि रूपरेखा जो हम तैयार करते हैं किसी प्रबंध की, उसे हमें सबसे पहले अध्याय में विभक्त करना चाहिए। उसके बाद उसके जो विषय क्रम है वो कर लेना चाहिए। हम उसमें काट छाँट भी कर सकते हैं। उसकी जो एकत्रित की गई हुई सामग्री है उसकी जो है वो अनावश्यक होने पर हम उसे हटा भी सकते हैं, ताकि हमारी जो प्रबंध जो होता है उसमें क्लेवर ना बढ़े या अनावश्यक जो सामग्री है वो ना आ सके, उन्हें हम अलग रखना चाहिए। उसके बाद है प्रबंध के अंतिम अध्याय उपसंहार में एक प्रकार से प्रबंध का सार भाग ही समाविष्ट हो जाता है। यानी कि उपसंहार में एक छोटा सा भाग जो हमारे शोध का वो हमारे प्रबंध का वो होता है। उसमें शोध समस्या का पुनः उल्लेख किया जा सकता है और उसको किस तरह प्रतिपादित किया गया है इसका संक्षिप्त विवरण भी दिया जा सकता है। यानी कि जब उपसंहार हम लिखते हैं तो हमारा जो शोध हुआ है उसका हम एक छोटे रूप में जो है हम दे सकते हैं, या फिर जो है अंत में जो है निष्कर्षों को प्रस्तुत किया जा सकता है, या अपनी समय सीमा के भीतर उपलब्ध सामग्री के आधार पर निष्कर्ष निकाले जाते हैं उनका विवरण हम दे सकते हैं। या फिर या हमारे प्रबंध के लिए जो अनुपलब्ध सामग्री के उपलब्ध हो जाने पर जो निष्कर्षों का संशोधन हुआ है उसका हम परिवर्तन कर सकते हैं। यानी कि हमारे जो शोध प्रबंध जो होता है उसमें ये सब चीज़ें संभव होती है। इसका भी संकेत दे सकते हैं कि विषय का उससे संबंधित विषय पर कार्य करने के इच्छुक भावी शोधार्थियों का मार्ग जो है सरल हो सके। यानी कि प्रबंध जो शोध प्रबंध होता है हमें उससे इस प्रकार से जोड़ा जाता है। उसके बाद है जो हमारी जो थीसिस होती है या फिर जो शोध प्रबंध होता है उसमें परिशिष्टों को भी जोड़ सकते हैं। परिशिष्ट जो है वो जोड़ा जाता है। प्रबंध भारी और भरकम 1,500 या 1,000 पृष्ठों का नहीं बनाने का मोह हमें त्याग देना चाहिए। यानी कि हमें थीसिस बड़ी लिखनी है, इस मोह को हमने त्याग देना चाहिए। हमें गहन से गहन विषय को सूक्ष्म अध्ययन द्वारा कम पृष्ठों में ही लिपिबद्ध किया जाना चाहिए। यानी कि हमें हमारे शोध प्रबंध को बोरिंग और बहुत लंबा नहीं खींचना है, उसका गहन से गहन अध्ययन करके अच्छा सा अच्छा निष्कर्ष निकाल के उसे हम शॉर्ट रूप में लिख सकते हैं। यानी कि वो कम पृष्ठों में भी हमारा काम चल सकता है। इस प्रकार से हमें हमारे प्रबंध में अनावश्यक चीज़ें है जो है उनका हमें जो है विवरण नहीं देना होता। आगे है, अगर हम उदाहरण के रूप में लें तो ग्रंथों के उल्लेख हम किस प्रकार से दे सकते हैं। जैसे कि हम देखें कबीर ग्रंथावली को किस प्रकार से जो है दिया गया है। इसके संपादक श्याम सुंदर दास, उसके बाद नागरी प्रचारणी सभा काशी संस्करण, उसके बाद जो है पत्रिकाएं में पहले से जो है पथिक का नाम होता है, प्रकाशन स्थान अंक आदि संख्या होती है। प्रबंध में प्रयुक्त शब्दों को संकेत चिन्ह यानी एबिशिएशन लिस्ट एक पृष्ठ में दी जाती है। जैसे कि नागरिक प्रचारणी सभा, इस प्रकार से जो है हम हमारे जो संदर्भ है उनका जो उल्लेख दे सकते हैं। सामग्री एकत्रित करते समय यदि विशेषज्ञों से आवश्यक पत्र व्यवहार हुआ तो उसे भी हम परिशिष्ट में जोड़ सकते हैं। यानी कि हम परिशिष्ट में जो है हमारे संदर्भ और परिशिष्ट में पत्र व्यवहार को भी जोड़ सकते हैं। कभी कभी शिलालेखों से सामग्री ले ली जाती है, उनको भी हम जोड़ सकते हैं। ऐसी ही दशा में जब जैसे कि कोई फ़ोटो स्टेट हो गई या फिर कहीं किसी बड़े उसका जो है फ़ोटो वगैरह हो गया, उसकी एक कॉपी भी हम संकलन कर देनी चाहिए। प्रबंध के अध्याय तथा परिशिष्टों का लेखन कार्य समाप्त हो जाने पर उसकी प्रारंभिका की सज्जा होनी चाहिए। यानी कि जो प्रारंभिका जो होती है उसकी सज्जा होनी बहुत ज़रूरी है। प्रबंध का शीर्षक पृष्ठ तैयार किया जाना चाहिए, जो कि हम देख सकते हैं इस प्रकार होगा। जैसे कि सबसे पहले है शीर्षक के विषय का नाम दिया जाना चाहिए। उसके बाद है जो विश्वविद्यालय का नाम, जिस उपाधि के लिए प्रबंध पुस्तिका जो है जो प्रबंध प्रस्तुत किया जा रहा है उसका नाम, शोधकर्ता का नाम, प्रस्तुत करने की तारीख, ये सारी चीज़ें जो है हम हमारे प्रबंध में दे सकते हैं। उसके बाद है शीर्षक। शीर्षक पृष्ठ के बाद के पृष्ठों में पृष्ठ संख्या सहित विषय सूची अध्याय क्रम से दी जाए। प्रत्येक अध्याय में क्या विवेचित किया गया है इसे संक्षिप्त रूप में इंगित कर दिया जाना चाहिए और इससे शोध की रूपरेखा का ज्ञान हो जाता है। स्पष्टीकरण के लिए एक प्रबंध की विषय वस्तु के एक अध्याय का विवरण नीचे दिया
जाता है। प्रथम अध्याय, जैसे कि हम उदाहरण ले रहे हैं, इस उदाहरण को हम देखेंगे कि प्रथम अध्याय में क्या दिया गया है। प्रबंध का उद्देश्य, मनोविज्ञान उपन्यास की परिभाषा पाश्चात्य आलोचकों के द्वारा और भारतीय आलोचकों के द्वारा। उसके बाद मनोवैज्ञानिक अध्ययन के रूप में मनोवैज्ञानिक उपन्यास का तंत्र और उसका निष्कर्ष। इस प्रकार से जो है हम किसी भी अध्याय को बांट सकते हैं। इसका ये हमने उदाहरण देखा। उसके बाद जो हमारे प्रबंध लेखन में की जो शैली होती है वो किस प्रकार की होनी चाहिए, इस चीज़ का हम विवरण देते हैं। लेखन प्रौढ़ और साहित्यिक भाषा शैली में लिखा जाए, यानी कि हमारी जो लेखन की शैली होती है प्रौढ़ होनी चाहिए और भाषा शैली जो है साहित्यिक होनी चाहिए। अनावश्यक चलतू शब्दों का प्रयोग न किया जाए, यानी कि अच्छे से अच्छे शब्दों का प्रयोग हमने हमारे जो है जो शोध प्रबंध होता है उसमें किया जाना चाहिए। भाषा विषय की गरिमा के अनुरूप हो। शोध प्रबंध की भाषा समाचार पत्र, कथा, नाटक आदि ललित साहित्य की भाषा से भिन्न होती है, पर साथ ही वह इतनी अधिक पांडित्य प्रदर्शक न हो कि जिसका भाव ग्रहण करने में पाठक को अत्यधिक श्रम उठाना पड़े। यानी कि अपनी भाषा को सरल रखना, अच्छी रखना और साथ में सरल रखना, ये जो है एक शोधकर्ता का कार्य होता है या जिम्मेवारी उसकी बनती है। शोध प्रबंध में तटस्थता बरती जाती है, उसे वस्तुनिष्ठता की अपेक्षा की जाती है। इसलिए लेखक को मैं मेरा के स्थान पर शोधार्थी या प्रबंध लेखक शब्द का प्रयोग करना चाहिए, यथा मेरा मत है के स्थान पर शोधकर्ता का मत है या लेखक का मत है। इस प्रकार से जो है इसमें तटस्थता का द्योतक होना चाहिए। लेखन प्रौढ़ और साहित्यिक भाषा शैली में लिखा जाए, ये जो चीज़ें हैं हमारे शोध प्रबंध के लिए ज़रूरी होती है। थैंक यू।